अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू जेके सिविल सर्विस। माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमने लास्ट लेक्चर दिया उसमें हमने स्टेट जुडिशरी के बारे में डिस्कस किया है। तो आज हम उसके आगे जाएंगे जो हमने कल स्टेट जुडिशरी पे डिस्कस किया है। तो जो हमारा पेंडिंग रहा स्टेट जुडिशरी में वो हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप, मुझे पता है इंशाल्लाह आपको जो हमने पहला लेक्चर पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। तो आज जो हम बाकी पढ़ने वाले तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस वी विल स्टार्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी यू नो जो हमारा टॉपिक है आज जो हम पढ़ते हैं दैट इज स्टेट जुडिशरी। तो जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है और थोड़ा बहुत कोशिश की समझने की। तो आज वो टॉपिक जहां पे रुक गया तो उसके आगे हम निकलेंगे आज। तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा सफर रहेगा वो रहेगा यहां से ट्रांसफर ऑफ जजेस। तो इस लेक्चर में हम यहां से स्टार्ट करेंगे ट्रांसफर ऑफ जजेस से। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसफर वर्ड तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अगर हम हाई ऑफिशियल्स को देखेंगे, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते या प्राइवेट एम्प्लॉयज होते उनकी ट्रांसफर हो ही जाती है। लेकिन जब हम ट्रांसफर ऑफ जजेस की बात करते हैं तो यहां पे ये थोड़ा सा डिफरेंट है और ये जानेंगे जजों की ट्रांसफर कैसी होती है। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट जो हमें कहता है द प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर ए जज। जो प्रेसिडेंट ट्रांसफर करता है एक जज को फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट से लेके दूसरे हाई कोर्ट तक। लेकिन कब करते हैं ये ट्रांसफर? कौन कर सकता है? ये कर सकता है प्रेसिडेंट। फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है, जो ट्रांसफर ऑफ जज करता है वो कौन करता है? वो करता है माय डियर स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट। और दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, ये जब प्रेसिडेंट ट्रांसफर करता है जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, लेकिन एक पॉइंट याद रखना है, आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्ट। आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्ट। तो आप लोगों को समझ में आ चुका है, जब हम एक हाई कोर्ट से लेके दूसरे हाई कोर्ट तक किसी जज को क्या ट्रांसफर करते हैं तो इस जज को ट्रांसफर कौन कर सकता है? इस जज को ट्रांसफर कर सकता है प्रेसिडेंट। कल अगर आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ गया, जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट है उनको कौन ट्रांसफर कर सकता है फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग याद रखना उस टाइम प्रेसिडेंट करता है वो काम, उनकी ट्रांसफर कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। लेकिन अगर क्वेश्चन में और डेप्थ आ गई, क्वेश्चन थोड़ा और डीप चला गया, उसमें लिखा है क्या प्रेसिडेंट अकेला इसको ट्रांसफर कर सकता है? तो उस टाइम याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं या हमने पढ़ चुका ये लाइन यहां पे, तो आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नॉट द चीफ जस्ट ऑफ दैट हाई कोर्ट। याद रखना उस हाई कोर्ट का चीफ जस्ट नहीं, यहां पे लिखा है चीफ जस्ट ऑफ इंडिया, मीन चीफ जस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नॉट हाई कोर्ट। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका है। जज ऑफ हाई कोर्ट जब ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, तो ये ट्रांसफर करने का पावर जो है इनको ट्रांसफर करता है प्रेसिडेंट, लेकिन आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्ट ऑफ इंडिया, मीन चीफ जस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, काफी इजी है ट्रांसफर कैसे करते हैं और कौन करता है। नंबर सेकंड जब हम बात करेंगे इन 1977 की जब हम बात करते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? रूल दैट द ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस could be restored to only as an exceptional measure. What does that mean? इसका मतलब क्या है यहां पे? तो माय डियर स्टूडेंट्स समझो, 1977 में कहा सुप्रीम कोर्ट ने, किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने, जो हम जजेस को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, ये ऐसे फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर नहीं हो जाएगी। चलो आज चीफ जस्टिस या प्रेसिडेंट की मर्जी हो गई तो हम आज ये जज इस हाई कोर्ट का उधर ट्रांसफर करके वहां का इधर ट्रांसफर करके, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ट्रांसफर अगर हो जाएगी, ठीक है, ट्रांसफर की जरूरत है,
तो लेकिन ये ट्रांसफर जब हो जाएगी एज एन एक्सेप्शनल मेजर, एक्सेप्शनल मेजर का मतलब क्या है, एक्सेप्शनली, ये फ्रीक्वेंटली यूजुअली नहीं हो जाएगी। तो एक्सेप्शनल मीन्स यहां पे जब वैसी जरूरत पड़ जाएगी, ऐसी ट्रांसफर नहीं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इंडियन ब्यूरोक्रेसी की बात करूंगा, या जो हमारी ब्यूरोक्रेसी यहां पे होती है, जो आईएएस ऑफिसर्स, केएस ऑफिसर, जितने भी टॉप सिविल सर्वेंट्स होते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स कभी उनकी ट्रांसफर होती है एज ए पुनिशमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर इस डिस्ट्रिक्ट में कोई डिप्टी कमिश्नर है, कोई मजिस्ट्रेट है, उसने कुछ गलत किया है, करप्शन में किसी चीज में इन्वॉल्व हो गया, तो फिर उसकी ट्रांसफर उस इलाके में होती है, उस एरिया में होती है जहां पे ड्यूटी काफी ज्यादा टफ होती है। तो उसको हम कहते हैं, उसकी ट्रांसफर जो हो गई वो उसको एज ए पुनिशमेंट हो गया। क्यों? उसने कुछ नेपोटिज्म किया, वो किसी चीज में इन्वॉल्व, कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज की, तब जाके उसकी ट्रांसफर उस एरिया में हो गई, तो वो ट्रांसफर उसकी पुनिशमेंट बन जाती है। लेकिन ऐसा यहां पे कुछ भी नहीं है। यहां पे जब ट्रांसफर हो जाएगी तो फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, तो याद रखना वो होगा खाली ओनली एज एन एक्सेप्शनल मेजर। ऐसे एक्सेप्शन मेजर में जब जरूरत पड़ जाएगी। तो इसीलिए मैंने यहां पे ये पॉइंट नोट जरूर किया है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप भी ये पॉइंट नोट कर लेना। क्या? ओनली इन पब्लिक इंटरेस्ट। वो किसके लिए? खाली वो ट्रांसफर हो जाएगी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। किसके लिए? मैंने बोला ना, जब जरूरत पड़ जाएगी। ओनली इन पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट, याद रखना यहां पे मैंने लिखा नॉट बाय ए पुनिशमेंट, नॉट एज ए पुनिशमेंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बाकी ऑप्शन को अगर कभी किसी टाइम ट्रांसफर करते हैं एज ए पुनिशमेंट, यूजुअली ऐसे ट्रांसफर, ये क्राइटेरिया नहीं है ट्रांसफर का हम ट्रांसफर करेंगे एज ए पुनिशमेंट, नहीं। लेकिन कभी कभार जब कोई ऑफिशियल ऐसी गलत हरकत करता है, तो फिर हम उसको ट्रांसफर वहां उस जगह करते हैं, वो उसको, वो जो ट्रांसफर होती है वो उसके लिए एक पुनिशमेंट होती है। लेकिन जज के लिए ऐसा सुलूक कभी भी नहीं। जज की ट्रांसफर हम कर सकते हैं, लेकिन किस चीज के लिए? ओनली इन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। किसके लिए? पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट बाय ए पुनिशमेंट। क्यों? ये पॉइंट यहां पे क्यों लिखा है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आपको मालूम है, जो हमारी ये जुडिशरी है, चाहे यूनियन जुडिशरी है, चाहे स्टेट की जुडिशरी है, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको मालूम है जो हमारी जुडिशरी है ये है इंडिपेंडेंट। तो यहां पे एग्जीक्यूटिव का जो इन्फ्लुएंस होगा वो हमेशा लिमिट में रहेगा। क्या रहेगा? लिमिट में। तो एग्जीक्यूटिव का जो रोल रहेगा इस पे, वो क्या रहेगा? लिमिट में। वो कभी अनलिमिटेड नहीं रहेगा। इसीलिए यहां पे एग्जीक्यूटिव के पावर्स, जो प्रेसिडेंट है उसके पावर्स यहां पे लिमिट में है। एक तो वो खुद अकेला ट्रांसफर नहीं कर सकता है आफ्टर द कंसल्टिंग ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दूसरी बात, वो जो ये ट्रांसफर करेगा वो ये ट्रांसफर यूजुअली फ्रीक्वेंटली नहीं कर सकता है, ओनली इन एन एक्सेप्शनल मैनर, खाली एक्सेप्शनल मैनर के रिलेटेड। और दूसरी बात, ये जो ट्रांसफर रहेंगी ये सिंपली रहेगी ट्रांसफर, नॉट एज ए पुनिशमेंट। ये ट्रांसफर बेस्ड ऑन द पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड पॉइंट। यहां पे हम दूसरा पॉइंट आप डिस्कस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, जो दूसरा पॉइंट है हमारा, दैट इज अगेन इन 1994। अगेन इन 1994 की बात क्या है, यहां पे क्या बोलते हैं? देखो माय डियर स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जुडिशियल रिव्यू इज नेसेसरी टू चेक आर्बिट्रेशन ट्रांसफर। बहुत अच्छा पॉइंट है यहां पे फिर से इंडिपेंडेंस की बात आ रही है। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? एक तो आपको याद रखना है 1977 में क्या कहा, ट्रांसफर कैसे हो जाएंगी, जस्ट ओनली फॉर द सेक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट एज एन प्लस एक्सेप्शनल मेजर्स के लिए। लेकिन 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो माय डियर ये नोट कर लेना, क्योंकि जो आपका एग्जाम आने वाला है उस पे काफी ज्यादा जुडिशरी का काफी ज्यादा चर्चा होगा, वो जुडिशरी रिलेटेड ही एग्जाम है। तो इसलिए वहां पे याद रखना, वहां पे किसी एंगल से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसीलिए मैंने यहां पे जो ये लेक्चर बनाया, तो हर कोई पॉइंट मैंने यहां पे नोट किया जो आपके लिए कल के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे याद रखना माय डियर, 1994 में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? जो जुडिशियल रिव्यू, किस बात की हम बात करें? जुडिशियल रिव्यू। हमने बात की ना, जो हमारी जुडिशरी है उनके पास एक पावर है जिसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू के बारे में।
जुडिशियल रिव्यू के बारे में इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी जज की मतलब किसी हाई कोर्ट से किसी जज का ट्रांसफर किया है दूसरे हाई कोर्ट में। तो माइट ट्रांसफर होने के बाद चलो पब्लिक इंटरेस्ट पे है, नॉट एज ए पनिशमेंट, एक्सेप्शनल मेजर्स है, एवरीथिंग इज राइट। लेकिन इसके अलावा फिर भी उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। जुडिशियल रिव्यू क्या समझोगे यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल, इस ए जज की ट्रांसफर इस यहां पे हो गई, कोर्ट 1 से लेकर कोर्ट 2 तक जो ट्रांसफर हो गई, इस हाई कोर्ट से लेकर इस हाई कोर्ट ए को ट्रांसफर किया गया यहां पे दूसरे हाई कोर्ट में, तो इसको जुडिशरी रिव्यू करेगी। रिव्यू मीन्स चेक करेंगे क्या ये ट्रांसफर जेन्युइन है, क्या ये किसी एंगल से पुनिशमेंट तो नहीं है, क्या ये किसी एंगल से कोई नेपोटिज्म तो नहीं है, क्या ये किसी एंगल से एग्जीक्यूटिव का वार जुडिशरी पे तो नहीं है। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस पॉइंट में याद रखना, 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत है, वो जुडिशियल रिव्यू करवाएगा जब किसी जज की ट्रांसफर हो जाएगी। क्यों? जस्ट वो जरूरी है किसके लिए? टू चेक आर्बिट्रीनेस। आर्बिट्रीनेस मीन्स अनलॉफुल तो नहीं है क्या? इन ट्रांसफर किसके लिए? जो ये ट्रांसफर हो गई कहीं तो ये अनलॉफुल तो नहीं है। तो यहां पे आपको ये याद रखना, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा? 1994 में। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट स्लाइड। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा, तो आर्बिट्रेस अच्छे से चेक हो जाएंगे, जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा ठीक ठाक से, तो ये सारा कुछ चेक हो जाए। इंपॉर्टेंट है, कहीं इसके एग्जीक्यूटिव का हाथ इस पे तो नहीं है, क्या ये ट्रांसफर जेन्युइन है या गलत है, ये इसका जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्टिंग चीफ जस्ट। एक्टिंग चीफ जस्ट किसका? हाई कोर्ट का। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्टिंग चीफ जस्ट है, यहां पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने एक पॉइंट लिखा पहला ही, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ए जज ऑफ हाई कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्ट ऑफ हाई कोर्ट। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक्टिंग चीफ जस्ट, ये क्या मतलब है? ये इसका मतलब है, जो फॉर एग्जांपल दिस इज हाई कोर्ट, दिस इज हाई कोर्ट, ठीक, इसका अपना चीफ जस्ट है, ठीक है, ओके। लेकिन यहां पे हमारा पॉइंट क्या है? एक्टिंग चीफ जस्ट है, तो इसका मतलब है ये चीफ जस्ट इस हाई कोर्ट का है, ये इस टाइम किसी एंगल से यहां पे नहीं है, तो हमें किसी और जज को क्या अपॉइंट करना है उस टाइम एज ए चीफ जस्ट, किसी और जज को। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ए जज, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ए जज, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा किसी जज को जो इस हाई कोर्ट, किसी जज को, कोई भी जज जो इस हाई कोर्ट का है, फॉर एग्जाम्पल ए है, बी है, सी है, डी है, तो हमें ये देखना है इसमें। देखो मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, लिसन, फॉर एग्जाम्पल दिस इज हाई कोर्ट, तो माय डियर स्टूडेंट ये समझो चीफ जस्ट की जगह है, तो यहां पे बहुत सारे जजेस हैं, लेकिन यहां पे किसी एंगल से जो चीफ जस्ट है इस हाई कोर्ट का, ऐसी हाई कोर्ट का चीफ जस्ट, हाई कोर्ट नॉट सुप्रीम कोर्ट, ये किसी एंगल से अवेलेबल नहीं है, तो यहां पे प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट ने अगर किसी को, इनमें से किसी को अपॉइंट किया एज ए चीफ जस्ट ऑफ दिस हाई कोर्ट, तो इसका मतलब है एक्टिंग चीफ जस्ट वो बनेगा। जो इनमें से कोई जज बनेगा वो क्या बनेगा? एक्टिंग चीफ जस्ट। जो इट मीन्स वो रियल चीफ जस्ट इस हाई कोर्ट का नहीं है, जो फॉर टाइम बिंग के लिए उसको अपॉइंट किया जाएगा उसको हम कहते हैं एक्टिंग चीफ जस्ट। तो पहला पॉइंट आपको यह समझना है, कहीं कंफ्यूज ना आपको हो जाए, सर व्हाट इज एक्टिंग चीफ जस्ट। एक्चुअली एक्टिंग चीफ जस्ट का मतलब यहां पे ऐसा है, असल में उस हाई कोर्ट को अपना चीफ जस्ट उस टाइम अवेलेबल नहीं होता है, तो उस टाइम किसी और जज को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एज ए चीफ जस्ट, तो उस चीफ जस्ट को हम कहते हैं एक्टिंग चीफ जस्ट। आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा एज ए प्रेसिडेंट, तो उसको हम कहेंगे उस टाइम एक्टिंग प्रेसिडेंट। बेसिकली प्रेसिडेंट उस टाइम अवेलेबल नहीं है, उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट उसकी चेयर को संभालेगा, तो उसको हम कहते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट। उसी तरीके से यहां पे एक्टिंग चीफ जस्ट। ओके, देखो मार्स, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया किसी भी जज को, किसके? उस हाई कोर्ट के
एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। एज एन एक्टिंग, याद रखना यहां पर फिर से एक्टिंग लिखा। क्यों? इसका अपना चीफ जस्टिस उस टाइम अवेलेबल नहीं है। लेकिन याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, कब कर सकता है, कब कर सकता है अपॉइंट एक्टिंग चीफ जस्टिस को। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट यहां पे लिखा था, ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज वैकेंट। क्या है? वैकेंट। जब चीफ जस्टिस वहां पे वैकेंट, उसका पोस्ट वैकेंट है तो उस टाइम, प्लस द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट टेम्परली एब्सेंट, या किसी एंगल से वो एब्सेंट है। फॉर एग्जाम्पल, द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज वैकेंट। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, वैकेंट और एब्सेंट इसमें डिफरेंस है। वैकेंट और एब्सेंट इसमें क्या है? डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस? देखो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल 50 बच्चे क्लास में एनरोल है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास 10th में 50 बच्चे एनरोल है, 50 स्टूडेंट्स इसमें ऑलरेडी एनरोल जिनका एडमिशन है। लेकिन आपको मालूम है रोज सारे बच्चे नहीं आते हैं, या अगर आते हैं तो कभी कभार कुछ बच्चे एब्सेंट भी रहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आज 49 है, यहां पे एक जो है ना ये एब्सेंट है, इसका मतलब ये नहीं है ही इज वैकेंट, हिज सीट इज फिल्ड बट ही इज एब्सेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर दूसरे एंगल में से 50 स्टूडेंट्स है तो एक ने एडमिशन कैंसिल करवाए तो उसकी सीट वहां पे वैकेंट हो गई। तो वैकेंट और एब्सेंट में इसमें काफी बहुत बड़ी डिफरेंस है। लेकिन यहां पे एक क्वेश्चन हमें हो रहा है, सर अगर ये वैकेंट है, क्या है? वैकेंट है, तो हम किसी नए चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेंगे वहां पे? हम क्यों किसी जज को लाएंगे एज ए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उसको अपॉइंट करेंगे? देखो माय डियर स्टूडेंट्स, जब तक हम किसी चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेंगे ऑफिशियली, तब तक प्रेसिडेंट किसी और बंदे को अपॉइंट करेंगे क्या? एज ए चीफ जस्टिस। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल इंडिया में ये राष्ट्रपति भवन है, फॉर एग्जांपल यहां पे जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है, जब इसकी टर्म कंप्लीट हो जाए तो हम नया इलेक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे प्रेसिडेंट का पोस्ट अनइवन किसी तरीके से, किसी रीजन से वैकेंट हो गया, फॉर एग्जाम्पल डेथ हो गई प्रेसिडेंट की, रिजाइन दे दिया, इंपीच हो गया, किसी भी तरीके से ये इसका पोस्ट वैकेंट हो गया, तो हम तब तक किसको बुलाते हैं? हम तब तक फिर वाइस प्रेसिडेंट को बुलाते हैं। किसको? प्रेसिडेंट के लिए। तो जब हम इसको प्रेसिडेंट के लिए बुलाते हैं तो फिर हम नेक्स्ट विद इन 6 मंथ्स इलेक्शन करते हैं, तो फिर जो इलेक्शन में जीत जाते हैं वो अपना चेयर संभालते हैं वहां पे, तो फिर वाइस प्रेसिडेंट अपनी जगह वापस जाता है। उसी तरीके से यहां पे जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट होंगे ना, फॉर एग्जाम्पल पोस्ट वैकेंट हुआ, अचानक वैकेंट हो गया, फॉर चीफ जस्टिस की डेथ हो गई, तो हमें वहां पे वो हाई कोर्ट विदाउट चीफ जस्टिस है, तो प्रेसिडेंट किसी भी जज को अपॉइंट करेगा एज ए चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, तब तक जब तक वो ऑफिशियली दूसरे जज को अपॉइंट करेंगे एज ए चीफ जस्टिस ऑफ द दैट हाई कोर्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज वैकेंट। ठीक है, हमने पढ़ लिया। दूसरा पॉइंट, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट टेम्परली एब्सेंट, या किसी भी तरीके से वो एब्सेंट है। क्या है? बीमार है, फॉरेन चला गया, किसी और काम पे है, एब्सेंट है। क्योंकि एब्सेंट इंसान की एम्प्लॉय एब्सेंट हो सकता है, ये इसका राइट भी है, एब्सेंट कभी कोई लीव भी हो सकता है। एब्सेंट है तो उस टाइम प्रेसिडेंट किसी जज को अपॉइंट करेगा एज ए चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। तो यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स 2 पॉइंट्स आपको अच्छे से जहन में रखना है। पहला पॉइंट यहां पे क्या लिखा है? जब वैकेंट, उसके बाद और या एब्सेंट। लेकिन क्या एब्सेंट? टेम्परली एब्सेंट। याद रखना 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन के लिए। फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से मैं आपको कहूंगा, जब इंडिया का प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूएसआर चला गया है 1960 के दौरान 15 डेज के लिए, तो उस टाइम डॉक्टर एस राधाकृष्णा एज ए प्रेसिडेंट उसने एक्टिंग की एज ए प्रेसिडेंट। या उसके बाद वो 15 दिन और बीमार हो गया, तो फिर उस टाइम एस राधाकृष्णन ने एक्ट किया है एज ए प्रेसिडेंट। तो उसी तरीके से कोई बंदा टेम्परली एब्सेंट है तो उसके लिए कोई और अल्टरनेटिव हम ढूंढते हैं। तो उस अल्टरनेटिव को जब हम ढूंढते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस। फॉर एक्टिंग चीफ जस्टिस एब्सेंट है, किसी और जज को अपॉइंट करेंगे एज ए चीफ जस्टिस। कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और उसी याद रखना, याद वैकेंट और दूसरा पॉइंट एब्सेंट। अब तीसरा पॉइंट यहां पे है, देखो माय डियर, जो तीसरा पॉइंट है इसी स्लाइड में जो तीसरा पॉइंट है वो मैं यहां से आपको बताऊंगा। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट यहां पे ऐसा है, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अनएबल टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस। मतलब क्या है? यहां पे जो चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट का है, किसी हाई कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, जो उसका चीफ जस्टिस है, तो यहां पे लिखा है द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट
इज अनएबल, किसी रीजन के जरिए, फॉर एग्जाम्पल ऐसा बीमार हो गया वो काम नहीं कर सकता, ऐसा भी हो सकता है। अनएबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज, ये एबल नहीं है, ये परफॉर्म क्या कर सकता है, ड्यूटीज, किसकी, ऑफ हिज ऑफिस, अपने ऑफिस की। तो उस टाइम प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है उस हाई कोर्ट के किसी जज को एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ चुका है हम एक्टिंग चीफ जस्टिस को कब अपॉइंट करते हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट, किसी कारण के जरिए से वैकेंट हो गया, वैकेंट। दूसरा पॉइंट एब्सेंट, याद रखना, टेम्पररी एब्सेंट जिसको हम कहते हैं, जो दूसरा स्लाइड में हमने पढ़ लिया। तीसरा क्या है, तीसरा है अनएबल टू परफॉर्म। तीन पॉइंट्स यहां पे आपको याद रखने हैं। इन जब वैकेंट होगा, अनइवन, एब्सेंट होगा किसी टाइम, या अनएबल टू परफॉर्म, उस टाइम प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट करता है, उसी हाई कोर्ट के किसी जज को अपॉइंट करता है एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो आई होप अगर यहां से कल क्वेश्चन आ गया तो आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया, तो आप इस पे अच्छे से राइट आंसर की क्लिक कर सकते हो। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द इंडिपेंडेंस। पहले लेक्चर में हमने ऑलरेडी पढ़ा है किसके बारे में, यूनियन जुडिशरी के बारे में, यूनियन सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने पढ़ा है। किस बात के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमें पढ़ना है इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट। क्या, इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट। तो इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे यहां पे इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो लॉजिकली ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से मैंने आपको कहा, फॉर एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं, एक है माय डियर स्टूडेंट लेजिस्लेचर है, एक्जीक्यूटिव है, और जो जुडिशरी है। ये जुडिशरी में सब कुछ आता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है चाहे हाई कोर्ट है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ये लेजिस्लेचर हमने कभी नहीं कहा ये इंडिपेंडेंट है, नहीं, इसके पावर्स लिमिटेड है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी मेंशन करके रखे हैं। और एग्जीक्यूटिव, ये भी, इसके पावर्स भी लिमिटेड है। क्यों, अगर ये अनलिमिटेड पावर्स बन जाएगी तो डिक्टेटरशिप और एग्जीक्यूटिव की, डेमोक्रेसी की क्या फर्क होगी फिर। ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये भी इंडिपेंडेंट नहीं, बट दिस ऑर्गन इज इंडिपेंडेंट। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, इसका इंडिपेंडेंट होना काफी जरूरी है। क्या है, इंपॉर्टेंट है इसका इंडिपेंडेंट होना। क्यों इसका इंडिपेंडेंट क्यों होना जरूरी, क्यों, आपको मालूम है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कोई रखवाली करता है तो वो कौन करती है, तो वो करती है जुडिशरी। तो इसलिए जब यही ऑर्गन डिपेंडेंट रहेगा एग्जीक्यूटिव पे, लेजिस्लेचर पे, या किसी के कंट्रोल में, तो मुझे नहीं लगता है फिर ये बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को गार्डियन कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है फिर ये हमारे राइट्स और आपके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहां पे आप लोग को याद ही है, जब भी हमारे साथ कोई भी मसला होता है तो हमारी लास्ट होप क्या होती है, एज पर द लॉज ऑफ द स्टेट, हमारी लास्ट होप होती है जुडिशरी। हम जुडिशरी ना करेंगे, वहां पे हमें जस्ट मिलेगा, और जुडिशरी तब हमें जस्ट प्रिवेल करेगी जब वो जुडिशरी खुद इंडिपेंडेंट होगी। अदरवाइज अगर वो जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो समझ लेना, तो हमें जस्ट कभी प्रिवेल नहीं हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में जब भी हम बात करते हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूं इंडिपेंडेंस जुडिशरी इतनी जरूरी है। इसके बगैर हम डेमोक्रेसी कह नहीं सकते, इसके बगैर हम सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह सकते, जब तक वहां पे जुडिशरी इंडिपेंडेंट ना हो। तो उसी तरीके से जो इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट्स की बात करेंगे, क्यों दीज हाई कोर्ट्स आर नॉट डिपेंडेंट, दीज हाई कोर्ट्स आर इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं आप लोगों के लिए, जो आप रिटन कर सकते, राइट डाउन कर सकते हो और बार बार पढ़ सकते हो। यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट मैं यहां पे डिस्कस करूंगा, दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट इज वेरी एसेंशियल। क्या, इज वेरी एसेंशियल, जो मैंने ऑलरेडी बैकग्राउंड में कहा है। माय डियर स्टूडेंट, मैं बैकग्राउंड में ये इसलिए कहता हूं क्योंकि एक सिनेरियो आपके माइंड में क्रिएट हो जाएगा। कल जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उस टाइम अच्छे से अंडरस्टैंड करके, सर ने फलाने लेक्चर में ये बोला इसके बारे में, तो इसका मतलब इसका आंसर ये हो सकता है। और दूसरी बात माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी एक सजेशन याद रखना, हमेशा मैं उस स्टूडेंट को इंटेलिजेंट कहता हूं
ब्रिलियंट कहता हूं और उसको मैं हार्ड वर्कर कहता हूं, जो एक टॉपिक से पढ़ के दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन उस टॉपिक की नॉलेज से कर सकता है। इसीलिए मैं आपको ये जो बैकग्राउंड में समझाता हूं, ये बैकग्राउंड नॉलेज आपको वहां पे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो उसी तरीके से ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट है, वेरी इसेंशियल फॉर इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज। और बस जब ये इसकी इंडिपेंडेंस होगी तब पॉसिबल है, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज कर सकता है। ठीक है, तो जिस तरीके से हम इंडिया में और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इस बार जो इलेक्शन हुआ तो हर कोई कहता है नहीं, इस इलेक्शन में काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रही, जो भी हुआ वो सब क्लियर हुआ। क्यों? जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। उसी तरीके से और उस कुछ बॉडीज का इंडिपेंडेंट होना कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के लिए काफी जरूरी होता है। तो इसीलिए यहां पे जो हमारे हाई कोर्ट, यहां जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तो इसका इंपॉर्टेंट होना, इंडिपेंडेंट होना वेरी इसेंशियल है। तो इसेंशियल के साथ साथ फॉर द इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज। नंबर सेकंड, यहां पे इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनकरेजमेंट। तो इसका मतलब क्या है? ये फ्री होनी चाहिए। कहां से? एनकरेजमेंट से। कोई इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है, प्रेशर्स नहीं कर सकता है, इंटरफेयर नहीं कर सकता है, इंटरवेन नहीं कर सकता है। किसका? ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। क्यों? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इसमें कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। क्यों? माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने आपको बोला, तो ये जो इंडिपेंडेंट या फेवर है, तो इसका मतलब यहां पे ये किसी को इसका कोई फियर नहीं है और किसी को फेवर नहीं कर सकती है, बिकॉज द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। तो यहां पे इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट आपको अब थोड़ा बहुत समझ में आ गया। एक चीज याद रखना, इसकी इंडिपेंडेंस काफी जरूरी है। इसकी इंडिपेंडेंस काफी जरूरी है किसके लिए? इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज के लिए। नंबर सेकंड, फ्री फ्रॉम एनकरेजमेंट्स, प्रेशर्स एंड इंटरफेरेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। इनसे फ्री होनी चाहिए। किनसे? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से। और इसके बाद इट शुड बी अलाउड टू डू जस्टिस। ये जस्टिस करेगी विदाउट फियर और फेवर। ये नहीं है अपना है, नेपोटिज्म है, करप्शन नहीं, कोई फेवर नहीं, और प्लस किसी चीज का फियर भी नहीं। तो आई होप ये पॉइंट भी, ये स्लाइड भी आपको, यहां पर भी ये पॉइंट आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। आई होप अगर कल यहां से क्वेश्चन आएगा तो आप इस अंडरस्टैंडिंग के लेवल से वो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखो, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, हाँ देखो, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, हम जज की अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं वो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। क्यों? जजेस चाहे हाई कोर्ट के हो, सुप्रीम कोर्ट के हो, उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो जो पिलर सिस्टम कॉलेज है वो आपको सब समझ में आ चुका है, जो हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है। क्यों यहां पे डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं? बिकॉज यहां पे एक ही नॉमेनक्लेचर अप्लाई होता है, सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट जजेस के लिए। तो यहां पे मुझे ये दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। और इसके बाद सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर। सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर, और बस जो जजेस होती है इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर होता है। क्यों? दे आर अपॉइंटेड, और ये अपॉइंटेड होती है, इनकी मिनिमम एज कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, प्लस ये रिटायर हो जाते हैं। वो तो आपको मालूम ही है, हाई कोर्ट जजेस रिटायर होते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा वो भी हमने पढ़ा है 62। तो यहां पे इसीलिए मैंने कहा सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर इनको होता है। क्यों? बिकॉज इससे इनकी इंडिपेंडेंस बरकरार रहती है जब इनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर होता है। लेकिन अगर इनको यहां पे सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर नहीं होता तो फिर पॉसिबिलिटी है ये किसी चीज का फियर कर सकते हैं, ये किसी चीज का फेवर कर सकते हैं, इनको कोई इंटरफियर कर सकता है, एनकरेजमेंट कर सकता है, चाहे वो लेजिस्लेचर है चाहे वो एग्जीक्यूटिव है। तो लेकिन इनको सिक्योरिटी है किस चीज की? टेन्यूर है। जो जज बन गया एक्सेप्ट मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, उसको 62 ईयर्स तक कोई बाहर नहीं निकाल सकता है। क्यों? ही इज अपॉइंटेड टिल द रिटायरमेंट, बिकॉज
उसके पास क्या है? सिक्योरिटी। किस चीज की? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल रिसेंटली जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, लोकसभा इलेक्शन हुआ, फॉर एग्जांपल मैं ये लोकसभा की बात करूंगा, इसमें जितने भी मेंबर्स है, ये लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं, कभी भी डिसॉल्व हो सकता है, एक हफ्ते के बाद भी, महीने के बाद भी, एक साल के बाद भी, 2 साल, किसी भी टाइम। तो इसीलिए वहां पे उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होता है। बट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, वो रिटायर हो जाते हैं, उनको कोई बाहर नहीं निकाल सकता है एक्सेप्ट मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। और आप लोगों को मालूम ही है इनका जो रिमूवल प्रोसेस है वो कितना डिफिकल्ट है, और अभी तक हिस्ट्री में सिंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अभी तक कोई जज रिमूव नहीं हुआ है, बिकॉज उनको क्या होता है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। इनको सिक्योरिटी होती है उस चीज की, ये थ्रेट में नहीं होते, पता नहीं कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नहीं, इस थ्रेट में नहीं होते, बिकॉज इनके पास सिक्योरिटी होती है। तीसरा पॉइंट सॉरी, फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस। इनको क्या मिलती है? फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस। फॉर एग्जांपल जो इनकी सैलरी है, अलाउंस है, प्रिविलेजेस है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, और वो कभी भी डिसएडवांटेज में नहीं जा सकती है। उनकी सैलरी, अलाउंस, प्रिविलेज जो भी है, पेंशन वगैरह जो भी है, वो कभी किस में डाउन नहीं हो जाएंगे, डिसएडवांटेज में नहीं हो जाएंगे, डिक्लाइन में नहीं हो जाएंगे, एक्सेप्ट जो मैंने पिछले लेक्चर में कहा, फाइनेंशियल इमरजेंसी। मैंने आपको पहले ही कल के लेक्चर में बोला, माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी सिमिलरिटीज है सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट जजेस के दरमियान, और कुछ डिफरेंसेस भी है, वो डिफरेंसेस भी मैं आपको हाईलाइट करता हूं यहां पे, और वो जो सिमिलरिटीज है वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने यहां पे बोला, अपॉइंटमेंट इनका सेम है, और उसी तरीके से जो फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस है, उनकी जो सर्विस कंडीशन दे आर फिक्स्ड, वो कभी डिसएडवांटेज में नहीं जाती, वो कभी डिक्लाइन में नहीं जाती है एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी। लेकिन यहां पर भी एक इंटरेस्टिंग बात है, अभी तक हमारे देश में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं हुई। ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? एक्सपेंसेस चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। जो एक्सपेंसेस है ना, ये चार्ज किस में हो जाएंगे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट में। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट है, उसी में जो एक्सपेंसेस है, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनके लिए, जितने भी खर्चा उनके लिए होगा, तो वो चार्ज कौन करेगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। उसके बाद द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द जजेस। देखो माय डियर स्टूडेंट, जो सैलरीज होती है, अलाउंस होती है, वो उनको कहां से मिलती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से ही। याद रखना, उनकी सैलरी होती है हमेशा ग्रो ही हो जाती है, डिक्लाइन में नहीं हो जाती है, और इसके अलावा अलाउंस उनको मिलती है, मेडिकल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बाकी जितने भी प्रिविलेजेस होते हैं वो उनको सब मिलता है। किनको? जो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट होंगे। और उसके बाद ये जो सैलरीज एंड अलाउंस एंड पेंशन ऑफ द स्टाफ है, देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जो उनकी सैलरीज होती है, अलाउंसेस होती है, और पेंशन होता है किसका? स्टाफ का। वो डिटरमाइन करता है टाइमली कौन? पार्लियामेंट। वो किसके जिम्मे है? पार्लियामेंट टाइमली उस पर डिटरमाइन करता है कब उनकी इंक्रीमेंट लगता है, कब इनको इंक्रीज हो जाता है। लेकिन एक चीज याद रखना, मैंने पिछले पॉइंट में भी कहा, डिक्लाइन में नहीं जाता है। लेकिन एक पॉइंट यहां पे अब मैं आपको समझाऊंगा, जो सैलरी है किनकी? जजेस की। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे बताऊंगा, ये सैलरी कहां से आती है? ये सैलरी आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से। क्या? जो सैलरी है जजेस की, वो सैलरी कहां से आती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से। लेकिन जो पेंशन आता है किनका? जो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट होती है, वो आते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द सेंटर से। पेंशन आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और सैलरी कहां से आती है? स्टेट से। या ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। सैलरी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, और जो पेंशन है ये कहां से आता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द सेंटर। तो ये सेंटर से आता है, पेंशन सेंटर से, सैलरी स्टेट से। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है, इसलिए पेंशन कहां से आता है? ये आता है सेंटर से, और जो सैलरी आती है ये कहां से आती है? स्टेट से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, सैलरी, अलाउंस एंड पेंशन ऑफ द स्टाफ as well as administrative expenses of high court are charged from the consolidated fund of the state, जो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है। कहां से? consolidated fund of the state से। ये स्लाइड्स मैं आपके लिए रखता हूं, पीडीएफ आपके लिए रखता हूं, तो याद रखें, इसीलिए इसके अदरवाइज की कोई जरूरत नहीं। जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है पिछले स्लाइड में, सैलरीज एंड अलाउंस, जो सैलरीज है और जो अलाउंस
होता है, एंड पेंशन ऑफ द स्टाफ। लेकिन याद रखना पेंशन ऑफ द स्टाफ, ना कि पेंशन ऑफ द जजेस। पॉइंट शुड बी नोटेड, सैलरीज एंड अलाउंस एंड पेंशन ऑफ द स्टाफ एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं हाई कोर्ट में आर चार्ज्ड कहां से? फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से, फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। और जो पेंशन होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है, देखो माय डियर स्टूडेंट्स, पेंशन कहां से आता है? पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस। यहां पे मैंने लिखा सीधा, वहां पे जजेस नहीं लिखा है, वहां पे खाली लिखा क्या? सैलरीज एंड पेंशन ऑफ द स्टाफ। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टाफ और जजेस में अंतर है, इसमें डिफरेंस है, याद रखना। स्टाफ को जजों के साथ मत मिलाना, ये अदर स्टाफ होता है, जजेस अलग होते हैं। जजेस को हम हमेशा जजेस ही कहते हैं, और जो बाकी होता है उनको हम स्टाफ कहते हैं। तो इसीलिए पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस कहां से चार्ज होता है? पेंशन, याद रहे, जो मैंने ऑलरेडी कहा है कि अब मैंने स्लाइड पे भी आपको बोला, चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। मैंने कहा ना यूनियन से, सेंटर से, वही से, तो ये इंडिया से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो ये जजेस है ना, सैलरी कहां से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, देखो मैं यहां पे लिख के रहूंगा, सैलरी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। स्टेट याद रखना, ये क्या, किसकी बात कर रहा हूं मैं? सैलरी की। कल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। लेकिन यहां पे पेंशन कहां से? इंडिया से। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, पेंशन इंडिया से, सेंटर से, सैलरी स्टेट से। काफी यूनिक पॉइंट है। अदरवाइज हम बोलते हैं ये जब सैलरी ली स्टेट से तो पेंशन सी वही भी, लेकिन पेंशन आता है सेंटर से। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया। अब हम बात करेंगे कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। क्या? कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड। ओ माय डियर स्टूडेंट्स, कभी भी एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड। इसका मतलब क्या है? कंडक्ट मीन्स हम जजेस के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। हम जजेस के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। कहां पे? चाहे पार्लियामेंट की बात है, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर की बात है, किसी भी जगह हम उन पे डिस्कस नहीं कर सकते। सर, जब हमारा उनका रिमूवल ऑर्डर चलता है तो वो पार्लियामेंट ही पास करता है फिर फाइनल में। देखो माइंड, वो कुछ एक्सेप्शंस होती है। फॉर एग्जांपल, अगर ज्यूरिसडिक्शन की बात है, सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन या हाई कोर्ट को कुछ अल्टरेशन करनी है, तो अगर इस पे डिस्कस पार्लियामेंट में हो जाएंगे तो वो तो जेन्युइन है। या दूसरी बात, जब उनके रिमूवल ऑर्डर पे डिस्कस होता है तो उस टाइम वो एक्सेप्शंस बनता है। बाकी हम इसके अलावा जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उनके बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं। कहां पे? चाहे पार्लियामेंट में, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर में। यह कॉन्स्टिट्यूशन ने मना किया है। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है, माय डियर स्टूडेंट्स, कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड। कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड। उनके बारे में हम बात नहीं कर सकते, उनके बारे में हम डिस्कस नहीं कर सकते। देखो माय डियर स्टूडेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स, देखो मैंने बोला पहले ही, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें मना किया। क्यों? इनकी इंडिपेंडेंस के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। पॉइंट शुड बी नोटेड, इंडिपेंडेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स एनी डिस्कशन, कॉन्स्टिट्यूशन ने मना किया कोई भी डिस्कशन इन पार्लियामेंट और इन स्टेट लेजिस्लेचर। जो मैंने कहा आपको, ना पार्लियामेंट में हम डिस्कस कर सकते हैं, ना स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई, कल एग्जाम में आ गया। क्या हम कंडक्ट ऑफ जजेस डिस्कस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ना पार्लियामेंट में, ना स्टेट लेजिस्लेचर में। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। देखो माय डियर, जो भी बंदा यहां पे कोई रिटायर होता है तो आफ्टर रिटायरमेंट वो अपनी काम कर सकता है। यहां पे एक टीचर, मास्टर जब रिटायर होता है, लेक्चरर, प्रोफेसर, कोई भी, वो रिटायरमेंट के बाद भी अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकता है। डॉक्टर्स, वो तो ऑलरेडी मालूम, वो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन यहां पे जो जजेस हैं, जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट की मैं बात करूंगा, यहां पे उनको बैन लग जाती है। किस चीज की? वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्यों? देखो बेसिकली एक्चुअली मसला यहां पे ये है, वो ड्यूरिंग द सर्विस बहुत सारे सीक्रेट जान चुके हैं, जुडिशरी के बहुत सारे लूप होल्स, एवरीथिंग। तो अगर वो बाद में प्रैक्टिस करेंगे तो उनको मालूम है कहां पे क्या कर रहा है। लेकिन वो किसके लिए उनको बैन किया गया है? प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए। क्या के लिए? प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए। देखो, द रिटायर्ड परमानेंट जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर प्रोहिबिटेड फॉर प्लीडिंग और एक्टिंग इन एनी कोर्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट।
प्राइवेट प्रैक्टिस मैंने कहा, रिटायर परमानेंट जजेस, जो ऑलरेडी परमानेंट जजेस थे हाई कोर्ट के, फिर बाद में रिटायर हो गए, वो जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर प्रोहिबिटेड, उनको मना किया गया है फॉर प्लीडिंग, केस लड़ सकते हैं या एक्टिंग कर सकते हैं इन एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट के बगैर वो किसी कोर्ट में काम नहीं कर सकते। तो अगर यहां पे वो काम कर सकते तो वो आता है फिर से उनका एक्सटेंशन मिल जाएगा या एक्टिंग क्या करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी भी जगह काम नहीं किया, या ऑलरेडी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस है यहां पे वो काम कर सकते हैं, लेकिन बाहर वो काम नहीं कर सकता है। जिस तरह से बाकी एम्प्लॉयज आफ्टर रिटायरमेंट बाकी प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हैं, लेकिन जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट है आफ्टर रिटायरमेंट उनकी प्रैक्टिस को बैन किया गया है। खाली वो काम कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, वहां उसके अलावा किसी भी जगह नहीं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पावर टू पुनिश फॉर इट इज कंटेम्प्ट। देखो बेटा, कंटेम्प्ट जो हमने पढ़ा है, कंटेम्प्ट का माने यहां पे क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, चाहे वो हाई कोर्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट है, डिसीजन हमें हमेशा कोर्ट का एक्सेप्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें हाई कोर्ट का डिसीजन पे एक्सेप्ट ये सेटिस्फाई नहीं है, हम वाया अपील सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन एक चीज का ख्याल हमें हमेशा रखना है, हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कभी नहीं कर सकते। आपने सुना है जब किसी को कोई पर्चा होता है, कोई केस इन्वॉल्व होता है, तो फिर वो कहता है मुझे आज फलानी कोर्ट में तारीख है, मुझे जरूरी जाना है। क्यों? वो कहता है अगर मैं जरूरी नहीं गया तो वहां पे, तो इसका मतलब है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ गया, इसने कोर्ट की खिलाफ वर्जी की। इसीलिए यहां पे माय डियर स्टूडेंट मैंने लिखा है ए हाई कोर्ट कैन पुनिश एनी पर्सन, ए हाई कोर्ट कैन पुनिश एनी पर्सन, किसके लिए? फॉर इट इज कंटेम्प्ट, फॉर इट इज कंटेम्प्ट। एक हाई कोर्ट पुनिश कर सकता है किसी भी पर्सन को, किसी भी पर्सन को, किसके लिए? अगर उसने कोई खिलाफ वर्जी की कोर्ट के खिलाफ, तो उसको क्या दे सकता है वो? पुनिशमेंट। याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एक्शन एंड डिसीजंस कैन नॉट बी क्रिटिसाइज्ड। जो कोर्ट की एक्शंस होंगी, जो कोर्ट के क्या एक्शंस होंगे, उसके डिसीजंस होंगे, जो कोर्ट के एक्शंस होंगे, डिसीजंस होंगे, कैन नॉट बी क्रिटिसाइज्ड, उनको कभी कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। क्रिटिसाइज किया तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ गया। एंड अपोजिट बाय एनी बॉडी, एंड अपोजिट बाय, और कोई इस चीज को अपोजिट नहीं जा सकता है। ओके, आई होप ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। पावर टू पुनिश फॉर इट इज कंटेम्प्ट। कोई पर्सन, अगर किसी पर्सन ने कंटेम्प्ट किया तो उसको क्या मिलेगा? पुनिशमेंट। और इसके अलावा कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है इसके डिसीजंस को। ओके, ये क्यों नहीं क्रिटिसाइज करता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों है? देखो, ये इसलिए है, दिस पावर इन हाई कोर्ट टू मेंटेन इट्स अथॉरिटी, डिग्निटी एंड ऑनर। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ये किस लिए हम कंटेम्प्ट क्यों नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर सकते? इसलिए क्रिटिसाइज नहीं कर सकते बिकॉज जुडिशरी की अथॉरिटी, उसकी डिग्निटी, जो उसका रेस्पेक्ट, वकार एंड जो ऑनर है उसका, उसके लिए, क्योंकि जुडिशरी की जो अथॉरिटी है, डिग्निटी है, ऑनर के लिए हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते। क्यों? इसकी अथॉरिटी, डिग्निटी और ऑनर को हमेशा बैलेंस रखना है। अदरवाइज मैं आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कल और कोई कर, कल और कोई कर, तो ये यहां पे एक दिन ये जुडिशरी क्या ग्राउंड पे आ जाएगी, तो इसके इंडिपेंडेंस सारी कुछ खत्म हो जाएंगी। लेकिन इसके इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए, इसका ऑनर को बरकरार रखने के लिए, इसकी डिग्निटी को बरकरार रखने के लिए हम इसीलिए कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उसको वो पनिशमेंट भी दे सकता है। तब जाके हमें ये एक्सपेक्ट है नहीं, जुडिशरी जस्ट प्रिवेल करेगी। क्यों? कोई भी अगर किसी भी पर्सन ने अगर इसके खिलाफ बोला, आप देखो बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स, बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स कोर्ट के कैटेगरी में हमेशा मॉडरेट रहते हैं, कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। क्यों? वो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। तब जाके वहां पे हम एक लोकल बंदा एक्सपेक्ट कर सकता है मुझे वहां पे जस्टिस मिलेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीडम टू अपॉइंट इट इज सिट ऑफ। इसका मतलब क्या है? सिट ऑफ मैंने बोला जजेस कुछ और है, सिट ऑफ कुछ और है। आपको मालूम है हर ऑफिस में बहुत सारा सिट ऑफ होता है, किसी भी। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल में टीचर्स जैसे है, और जो बाकी वो वहां पे और कुछ लेबोरेटरी, बाकी पियान वियान जो होते हैं और भी एम्प्लॉयज होते हैं, वो बाकी स्टाफ रहता है, जिसको हम कहते हैं नॉन टीचिंग। इसी तरीके से यहां पे मैं बात करूंगा फ्रीडम टू अपॉइंट इट इज सिट ऑफ। देखो, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, फॉर एग्जाम्पल किसी हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है,
वो क्या कर सकता है, वो अपॉइंट कर सकता है ऑफिसर्स सर्वेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। उसमें एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। एग्जीक्यूटिव का मतलब यहां पे क्या है, उसमें प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है। क्यों? अदरवाइज जजेस को अपॉइंट करते हैं कौन? प्रेसिडेंट। तो इसमें एग्जीक्यूटिव आता है। लेकिन यहां पे मैं जब बात करता हूं तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट खुद कर सकता है अपॉइंट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट। कौन कर सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट क्या कर सकता है? सर्वेंट्स और ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द हाई एग्जीक्यूटिव। इसमें एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। इसमें हमेशा याद रखना, इंटरफियर एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता है। स्टाफ को जब हमें अपॉइंट करना है, ऑफिसर्स को जब हमें अपॉइंट करना है, सर्वेंट्स को जब हमें अपॉइंट करना है, वो अपॉइंट खुद कर सकता है। कौन? चीफ जस्टिस। ये यहां पे इंडिपेंडेंट है। नंबर सेकंड क्या है? ही कैन ऑल्सो प्रेस्क्राइब देयर कंडीशंस ऑफ सर्विस। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगा उनकी सर्विस क्या रहेगी, उनका प्रोसीजर क्या रहेगा, उनकी कंडीशन क्या रहेगी। ये सारा कुछ डिसाइड करेगा कौन? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो यहां पे ये पॉइंट याद, ही कैन आल्सो प्रेस्क्राइब देयर कंडीशंस ऑफ सर्विस। याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, वो खुद प्रेस्क्राइब करेंगे उनकी जो कंडीशंस होंगे। तो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से है। इट इज ज्यूरिसडिक्शन कैन नॉट बी कर्टाइल्ड। इनका ज्यूरिसडिक्शन जो होता है, जो मैंने आपको कल भी बोला है, फॉर एग्जांपल ये स्टेट है, इसका ज्यूरिसडिक्शन यहां से है, पूरा टेरिटोरियल एरिया होता है। टेरिटोरियल एरिया याद रखना, टेरिटोरियल, ना कि जहां जहां से पॉपुलेशन वहां से नहीं, टेरिटोरियल, पूरी टेरिटरी इसमें आती है। क्यों? कल अगर कोई यहां से घुस गया तो इसका क्या है, तो ये हाई कोर्ट को संभालना है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब है पूरा टेरिटोरियल एरिया। इसका जो ज्यूरिसडिक्शन कोई कर्टाइल नहीं कर सकता है। तो क्या कर सकता है? देखो, एज दिस स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी कर्टाइल बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। किसने कहा? कॉन्स्टिट्यूशन ने। एज दिस स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट बी कर्टाइल्ड। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कोई भी इसका ज्यूरिसडिक्शन चेंज नहीं कर सकता है, कम नहीं कर सकता है। बोथ, चाहे वो पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है, इनके पास ये ताकत नहीं है। ज्यूरिसडिक्शन कैन नॉट बी कर्टाइल्ड। कर्टाइल मीन्स यहां पे कम करना, कर्टाइल मीन्स यहां पे कम करना, बढ़ा सकता है लेकिन कम नहीं कर सकता है, उसको हम कहते हैं यहां पे कर्टाइल्ड। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा, इसमें स्पेसिफाई है, ये ऑलरेडी यहां पे जो मैंने पॉइंट लिखा है, एज ए स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करके है। कैन नॉट, याद रखना ये पॉइंट, जब नॉट वाला पॉइंट आता है ना एग्जाम में, तो हमेशा वो गलत हो जाता है मैक्सिमम बच्चों को, इसलिए याद रखना, हमेशा लाइन ठीक से पढ़ना है। क्या बोलता है, कहीं तो नॉट ना बोला तो इसका अपोजिट आंसर निकाला हमें। तो इसी तरीके से यहां पे लिखा है कैन नॉट बी कर्टाइल्ड बोथ बाय द पार्लियामेंट, ना पार्लियामेंट कर्टाइल कर सकता है और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर। तो दूसरा पॉइंट जो है यहां पे, अब क्या बोलेगा ये, थोड़ा कुछ और बोलने वाला है यहां पे। देखो माय डियर स्टूडेंट क्या बोलने वाला है। In other respect, the jurisdiction and powers of High Court can be changed both Parliament and State Legislature. तो मुझे लगता है और आपको भी लगता है सर ये बिल्कुल एंटेनियम है इस लाइन का, ये बिल्कुल अपोजिट है इस लाइन का, है ना। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स कोई टेंशन नहीं लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा यहाँ पे। अभी हमने इसमें क्या कहा? कर्टाइल्ड। याद ये पॉइंट रखना, अगर ये एग्जाम में आएगा तो कर्टाइल वर्ड आएगा। क्या कर्टाइल कर सकता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर? नहीं कर सकता है। कर्टाइल मींस कम। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है यहां पे लिखा है कैन बी चेंज्ड, चेंज। फॉर एग्जांपल अगर इस हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन यहां से है, फिर अगर पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ने इसका ज्यूरिसडिक्शन यहां किया, इसने क्या बढ़ा ही दिया, या इसने और कुछ कानून इसके दायरे में डाल दिया, ये कानून भी अब आपके अंडर है, ये कानून भी आपके अंडर है, तो उस टाइम जब किसी को प्रमोशन मिल जाएगी वो क्या है, वो तो अच्छी बात ही है। लेकिन प्रमोशन मिल जाएगी तो हम क्या कहेंगे बाहर से, चेंज आ गई। प्रमोशन हो गई तो क्या, चेंज आ गई। अगर कुछ किसी भी एंगल से इसका ज्यूरिसडिक्शन बढ़ गया तो समझ लेना क्या, चेंज आ गई। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे लिखा है चेंज्ड, ना कि कर्टाइल्ड। तो अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर यहां पे लिखा ये पॉइंट, ये जो लाइन हम पढ़ते हैं तो ये इसका एंटोनियम है, ये इसका अपोजिट है। नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे कर्टाइल लिखा है और यहां पे लिखा है
इन अदर रेस्पेक्ट द जुरिस्डिक्शन दे, इसमें कोई जुरिस्डिक्शन आया नहीं, द जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ ए हाई कोर्ट कैन बी चेंज्ड बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। यहां पे क्या लिखा, एज ए स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी curtailed बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। तो curtail वर्ड आपको याद रखना है, यहां पे लिखना है, याद रखना है, यहां पे जुरिस्डिक्शन की बात आई और पावर्स की बात है, किसकी, हाई कोर्ट की, यहां पे बात की हमने नहीं। तो लास्ट पॉइंट जो हमारा है दैट इज सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं देख लूंगा जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, मुझे उनका ये फीचर सबसे ज्यादा पसंद है। क्या, देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यूएस में क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। यूएस में क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स कहां पे होता है, जहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, वहां पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बिल्कुल सेपरेट है। लेकिन अगर मैं अपने इंडिया की बात करूंगा, इंडिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, इंडिया में है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमेशा ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव कोऑर्डिनेट आपस में करते हैं, एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। तो इसका मतलब यहां पे ऐसा सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं होता है। लेकिन यहां पर फिर भी इंडिया में सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, किसकी सेपरेशन, जुडिशरी की सेपरेशन। तो यहां पर भी जुडिशरी इनके साथ रिलेट नहीं है। तो जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी मेंशन करके है, जो हमने कहां पे, इंटेलेक्चुअल लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वहां पे ऑलरेडी मेंशन करके है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, इस एग्जीक्यूटिव का रोल जुडिशरी पे नहीं होना चाहिए। अगर एग्जीक्यूटिव का रोल रहा जुडिशरी पे, तो याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, हम फिर जुडिशरी पे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जीक्यूटिव हमेशा सेपरेट रहेंगी, किससे, जुडिशरी से। जब जुडिशरी सेपरेट रहेगी तब इसकी इंडिपेंडेंस रहेगी। लेकिन अगर ये इस पे काबू पाया, अगर ये रिलेट हो गया, तो समझ लीजिए जब मिक्स हो जाएगा, तो मिक्स के बाद आपको मालूम ही है, यहां से फिर हम जस्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकती है। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स याद रखना, यहां पे हमेशा सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, किसकी सेपरेशन, जुडिशरी की सेपरेशन होती है, कहां से, एग्जीक्यूटिव से। फिर आप बोलोगे सर एग्जीक्यूटिव के पास भी वो कुछ पावर पैराडाउन करता है, पनिश कर, ये रिस्पाइट करता है, रिमिशन करता है, बहुत सारी चीज करता है, वो दूसरे टॉपिक में आता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट आपको याद रखना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करके है, यहां पर भी जुडिशरी सेपरेट होनी चाहिए, किसमें, एग्जीक्यूटिव में, जो आपको मालूम है डीपीएसपी के प्रिंसिपल में लिखा है ऑलरेडी। तो इट मीन्स सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो इसका मतलब है आपको ये पॉइंट भी समझ में आ चुका है। आई होप ये जुडिशरी का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आ गया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।